अरे जैसे मेरी थोड़ी रिजर्वेशंस हैं। आपको लगता है कि ये केस जो है वहाँ पे एंटरटेन होगा जब एक वो वाली फीलिंग भी वहाँ पे पाई जाती है, वो वाला एक सिंपैथी भी वहाँ पे पाई जाती है जो कार्ड एक सीमा ने प्ले किया है बड़ा मेरे ख्याल से वेल प्लेड कार्ड एक मजहब कार्ड जो है और उसको मजबूत करने के लिए जिस तरह से उसके वकील साहब जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्होंने उसके लिए गुरु साहब का भी अरेंज किया, उसके लिए बाकायदा कपड़ों का भी अरेंज किया, साड़ियां भी उसने पहनी, वहां पे बैठ के उसने पूरा वो एक मतलब मैं कहती हूँ इतना इंटेलिजेंटली उसने वहां पे प्ले किया सीमा ने कि जब उससे एंकर सवाल करे जिसका जवाब नहीं आता तो उसमें वो कहती मुझे भूल गया है, मेरा गला खराब है, फिर कभी उसको कुछ कान में बता दिया जाता तो उसको मतलब बड़े अच्छे से ड्रेस कर लेती थी। तो यहाँ पे भी मेरा हमेशा से यही कहना था कि अगर कोई बंदा किसी मजहब को धर्म को अगर अपनाता है तो उसको दिल से अपनाता है। मेरा कोई हिंदू धर्म से या किसी भी धर्म से मेरा कोई भी मतलब मेरी कोई जाति रंजिश नहीं है, लेकिन मैं एक बात करूंगी कि अगर उसने उसको अपनाया होता दिल से तो उसकी मालूमात पहले ज्यादा होती बनिस्बत इसके कि उसके कान में कोई बता रहा। तो अब वो जो हिंदू कार्ड प्ले किया गया, हाउ डू यू सी जब वो अदालत के फैसले आने हैं या एक वो प्रेशर जो होना है वो वहां पे अगर उसको एंटरटेन ना किया गया या एड्रेस ना किया गया इन अदर वर्ड्स, तो फिर क्या होगा? आर यू गोइंग टू गो टू अनदर कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट्स, इस तरह की चीजें भी देखिए आप लोग। देखिए इंटरनेशनली तो हम वो तो सवाल बाद में होता है। वो तो फिर स्टेट का मामला है, हम देख होंगे स्टेट में, फिर स्टेट खुद जो है आगे मामला बढ़ाएंगे क्योंकि उनके सिटीजन के मामला हैं। सबसे पहले तो मैं इंडियन जुडिशरी की बात करूं कि इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वो हम बड़े शौक से पढ़ते हैं। एज अ परसुएसिव हम खुद कोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जितने भी इंडियन हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन एज अ परसुएसिव, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है पाकिस्तान की जुडिशरी पे, तो हम एज अ परसुएसिव जरूर हम वो कोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान के डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। इंडिया की जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमें इस पर यकीन है कि वो जरूर जो है इस पर कोई अच्छा फैसला देगी। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो गार्जियन एंड वार्स एक्ट है, जो हिंदू लॉ है, या जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, वो वेरी मच क्लियर है। जो कस्टडी है वो उसमें बड़ा ख्याल किया जाता है कि उसकी वेलफेयर कहाँ है, माँ के पास है या वालिद के पास है, ये बड़ा ख्याल किया जाता है। फयाज साहब वकील हैं, इनको ये भी पता होगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या इंडियन जुडिशरी ये अलाउ करेगी कि बच्चों की कस्टडी एक क्रिमिनल के पास हो, जिसने पाकिस्तान का लॉ ब्रेक किया, जिसने नेपाल की जो इंडो नेपाल पीस ट्रीटी 1952 की है उसको वायलेट किया, जो हिंदुस्तान का लॉ, इमिग्रेशन लॉ है या पासपोर्ट एक्ट है उसका सेक्शन 14 है, ये वायलेट किया। तो कभी भी इंडियन जुडिशरी जो है ये बच्चों की कस्टडी माँ के हवाले नहीं करेगी, क्योंकि वो हैबिचुअल है। दो दो ममालिक की उन्होंने लॉ, तीन ममालिक के लॉ वायलेट किए, इस पे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ये कभी भी जो है बॉर्डर पर जा सकती है, हिंदुस्तान से किसी और बॉर्डर पर जा सकती है, या चाइना जा सकती है, या नेपाल पाकिस्तान जा सकती है, बच्चों को लेके आपको पता है बॉर्डर के मामला खराब होते हैं, इसलिए इसको कभी भी रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये इंडियन जुडिशरी बड़ी कॉम्पिटेंट जुडिशरी है, तो ये कभी भी ऐसा गलत फैसला मुझे यकीन है इंडियन जुडिशरी नहीं दे सकती। डेफिनेटली कस्टडी का मामला गुलाम नबी के फेवर में ही आएगा। हाँ, बस आखिरी सवाल आपसे मेरा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इसकी जो फैमिली है यहाँ पर उनका केस कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्योंकि उनको एज फैसिलिटेटर्स देखा जा रहा है, तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इन केस अगर तो कोई सीमा की स्टेटमेंट नहीं आती या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाती है, तो उनका किरदार जो है वो कितना एक मशकूक है और कितना काबिल गिरफ्त है? देखिए सीमा की फैमिली पूरी मशकूक है। ये केस जो है कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये एक इंटरनेशनली मामला इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको सबको ये मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनली मामला खराब है, चाहे दोनों तरफ के मामला इन्वॉल्व ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि इसमें सीमा हैदर का भाई एक बड़े इदारे में काम करता है, और सीमा हैदर का जो अंकल है वो भी एक बड़े इदारे में काम करता है, और ये जो सीमा हैदर का भाई है इसमें सबसे ज्यादा फैसिलिटेटर है। जबकि 8 सितंबर 2023 को हमने एक प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन जमा कराई, तो उससे पहले ये पता चला कि एक एप्लीकेशन पहले आसिफ रिंद ने जमा करवाई है गुलाम हैदर के फादर को लेके। जब वो एप्लीकेशन वो हमने पढ़ी तो वो आई वाज रियली क्वाइट सरप्राइज कि वो उस एप्लीकेशन के मतन कुछ ऐसा था कि वो फेक्स तो बता रहा था, लेकिन साइमल्टेनियसली वो ये भी कह रहा था कि इसमें हम एफआईआर भी नहीं कटवाना चाहते। एक तरफ वो पुलिस को
इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सीमा हैदर ऐसे मिसिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ वो लास्ट में ये कहता है कि हम कोई एफआईआर नहीं कटवाना चाहते। यानी कि वो उर्दू में कहते हैं सांप भी मारना चाहता था, लाठी भी बचाना चाहता था। यहाँ से ही ये डाउट होता है कि आसिफ हिंद इंफॉर्मेशन तो देना चाहता था पुलिस को, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। उसके एफआईआर जो मिसिंग कंप्लेंट थी उसका ये मतन था। उसके बाद सीमा हैदर की जो बहनें हैं ये भी मशकूक किरदार है, क्योंकि सीमा हैदर का जो पहला ट्रिप था पाकिस्तान से वो नेपाल गई, वो भी कोई एक हफ्ता या उससे ज्यादा था। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा जरूर होता है कि बच्चे कहाँ थे उस वक्त। सीमा तो अकेली आई थी, वो बच्चे रीमा के पास थे, सुमेरा के पास थे। ये फैसिलिटेटर है इनके, आसिफ रिंद इसका फैसिलिटेटर है, इसका कजन शाहिद रिंद फैसिलिटेटर है, इसके दोनों बहनें, इनको सब पता था। तो ये जरूर इनको ये पता है, जो फैमिली है इसका किरदार मशकूक है और ये मिसिंग हो चुके हैं। सीमा की बहनें भी मिसिंग हो चुकी हैं, सीमा का जो कजन शाहिद रिंद है ये भी मिसिंग हो चुका है, और सीमा का जो भाई है ये भी एक मशकूक किरदार है। तो ये डेफिनेटली ये इन्वॉल्व है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि इनको जो आपने एप्लीकेशन दी है इसके मुताबिक लीगली इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस बनते हैं और मैक्सिमम इनको पनिशमेंट कितनी हो सकती है उसमें? तो उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन पूनम खन्ना करती हैं, फिर ऐड करते हैं। जी जी। देखिए मैटर जो है अभी ये सब जुडाइस है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इस पे कितनी चार्जेस लगती हैं, चार्जशीट या 173 की रिपोर्ट में क्या क्या इसमें जो पुलिस इसमें इंसर्ट करती है, तो ये मामला सारा अभी कबल वक्त है बातें करना। क्योंकि यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर दो जुरिस्डिक्शन, एक लोकल जुरिस्डिक्शन है, एक एफआईए की जुरिस्डिक्शन है। तो अभी ये भी डिटरमाइन होना है कि इसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली कौन करे, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हुई है, बच्चे ट्रैफिक हुए हैं यहाँ से वहाँ। तो एक तो चोरी भी की गई है, उसका सोना घर का गया है, घर बेचा गया है, उसके 3 लाख रुपए चुराया गया, घर का सामान चुराया गया। तो ये जो जुरिस्डिक्शन लोकल जुरिस्डिक्शन है, जो जहाँ तक जनरल लॉ है, लोकल लॉ है, तो ये लोकल पुलिस की जुरिस्डिक्शन बनती है। लड़की पाकिस्तानी ने वायलेट किया पाकिस्तानी लॉ, इमिग्रेशन जो ऑर्डिनेंस 1979 है, पाकिस्तान का पासपोर्ट एक्ट 1974 है, बॉर्डर क्रॉस कर गई, बच्चे ले गई, जिसमें ये वायलेट हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018। तो ये सारे मामला की जो इन्वेस्टिगेशन है या जुरिस्डिक्शन है ये एफआईए की होती है। तो अभी ये लेट इनको इन्वेस्टिगेट करने दें कि क्या होता है मामला। मेरा रोशन भाई आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि एक तो हमें सबसे पहले आप ये बताएं कि इस वक्त गुलाम हैदर के केस में लीगल अपडेट क्या है, इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट है इस केस के हवाले से? देखिए गुलाम हैदर साहब के केस में हमने 8 सितंबर 2023 को पुलिस थाना मलिर कैंट में एप्लीकेशन जमा करा दी है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने नॉमिनेट किया है सीमा हैदर को, हमने नॉमिनेट किया है सीमा हैदर के भाई आसिफ रिंद को, हमने नॉमिनेट किया है सीमा हैदर की बहन सुमेरा को और रीमा को। उसके साथ जो है आउटकम ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन हमें कुछ और पता चला है कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिनमें सीमा हैदर का एक कजन है जो सबसे बड़ा सहूलतकार है, जिसका नाम शाहिद रिंद है। शाहिद रिंद का इसमें मरकजी किरदार रहा है, और शाहिद रिंद ही वो शख्स है जिसने सचिन मीना से सीमा हैदर की दोस्ती करवाई। क्योंकि शाहिद रिंद की पहले से दोस्ती थी इस सचिन मीना से, उसके बाद इसने अपनी कजन, अपनी खाला की बेटी सीमा हैदर की दोस्ती कराई सचिन मीना से। उसके बाद इनके मामला चलते रहे, वीडियो कॉल्स पर बातें होती रही शाहिद के सामने। एक ही घर में, ये एक छत के नीचे सीमा हैदर और ये शाहिद रिंद और ये सचिन मीना आपस में बातें करते थे, वीडियो कॉल पर बातें करते थे। फिर इनकी ये साजिश रचाई गई। सीमा हैदर जो केस है ये एक साजिश है पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये साजिश है पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए। ये साजिश उन लोगों की है जो 1947 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामला खराब करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि डिफेंस पर कितना खर्चा होता है पाकिस्तान का, डिफेंस पर कितना खर्चा होता है हिंदुस्तान का, कितने मामला खराब होते हैं दोनों की। ये वही अनासर हैं जो साजिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामला खराब रहें, आपस में लड़ते रहें। तो ये सीमा हैदर और ये जो शाहिद रिंद है ये इनके पेड एम्प्लॉइज हैं उन अनासरों के। और ये जो दूसरे फैसिलिटेटर हैं जिसमें रीमा रिंद है, सुमेरा रिंद है
और कुछ और भी चेहरे हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला, वो जल्दी ही जाहिर होंगे, वो हम उनको जाहिर करेंगे, क्योंकि अब तक वो जो मामला है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन में तो मुदाखलत नहीं कर सकते, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसा शख्स हो जो इन्वॉल्व हो, वो नजरों से ओझल हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि शाहिद रिंद जो है इस वक्त नजरों से ओझल है, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है शाहिद रिंद, ना वो अपने अबाई जो डिस्ट्रिक्ट है खैरपुर वहां पर शाहिद रिंद पाया जाता है, ना ही शाहिद रिंद वहां के जो कोट डीजी शहर है वहां पाया जाता है, ना ही कराची में पाया जाता है शाहिद। शाहिद रिंद आखिर गया कहाँ? शाहिद रिंद पाकिस्तान में कहीं नहीं है। मुझे शक है, मुझे लगता है कि शाहिद रिंद जैसे कि सीमा हैदर का सहूलतकार है, सीमा हैदर के साथ हो सकता है ये सहूलतकारी करते हुए ये पाकिस्तान के बरास्ता दुबई, ये उसके साथ ही नेपाल गया हो, और मुझे लगता है कि नेपाल के साथ ही जो सीमा के साथ ही वो हिंदुस्तान में हो सकता है आ गया। देखें जैसे सीमा हैदर का हिंदुस्तान इलीगली 4 बच्चों को लेके आ सकती है, तो शाहिद रिंद नहीं आ सकता। ये शाहिद रिंद, अगर ये शाहिद रिंद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, कराची में कोट डीजी खैरपुर में शाहिद रिंद नहीं है, तो शाहिद रिंद कहाँ गया? किसी को शाहिद रिंद नहीं मिल रहा है, ना रिश्तेदारों में है, कहीं भी शाहिद रिंद नहीं है। तो ये शाहिद रिंद को हिंदुस्तान में ढूंढा जाए, ये हिंदुस्तान में जरूर शाहिद रिंद होगा, या नेपाल में होगा या हिंदुस्तान में होगा, ये सीमा के पीछे जरूर होगा। ये एक बड़ी साजिश है। हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश है। अब देखो वो कैसा ड्रामा कर रही है, एक हिंदू रिलीजियस को एक्सप्लॉइट करते हुए वो कहती है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तुलसी का पूजा कर रही है। वो हम तो बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं हिंदू धर्म का, क्योंकि हमारे आसपास भी तो हमारे भाई हिंदू लोग हैं, हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, उनकी जितनी भी त्योहार होते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें तो बड़ा एहतराम है, लेकिन ये लड़की एक्सप्लॉइट कर रही है मेरे हिंदू भाइयों को, कहती है मैं इतनी हिंदुइज्म में आ गई हूँ। और आपने ये देखा उसका इंटरव्यू के एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपको कलमा आता है, तो वो उसने कलमा जो है सुनाने इनकार कर दिया। जब मीडिया ने थोड़ा हाइप पकड़ा तो फिर दूसरी वीडियो में कहती है कि हाँ मुझे कलमा आता है, उसने कलमा सुना दिया। ये एक एक्सपर्ट करने के लिए ये आगे आ रही है, जो हिंदुइज्म में सहारा लेते हुए हिंदुस्तानियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बेवकूफ नहीं समझती है कि हिंदुस्तानी लोग जितने बेवकूफ थोड़ी है, वो तो चंद्रयान 3 के थ्रू चांद पर पहुंच गए भाई, नॉर्थ पोल पर पहुंचे, कोई दुनिया नहीं पहुंची। वो इतने हिंदुस्तानी लोग इतने थोड़ी होते हैं कि ये तो पाकिस्तान से क्रिमिनल 4 बच्चे लेके अपने हस्बैंड को धोखा देते हुए पाकिस्तान में क्राइम किया, नेपाल में क्राइम किया, हिंदुस्तान के फॉरेन एक्ट का सेक्शन 14 तोड़ा और हिंदुस्तान आ गई, वहां पे छुप के बैठी है और वो समझ रही है कि मैं रिलीजियस का सहारा लेके और हिंदुस्तानियों को बेवकूफ करूंगी। तो ये इसकी भूल है। और उसके जो जितने भी सहूलतकार है जिन्होंने इसको गेम ये दी हुई है, स्क्रिप्ट दिया हुआ कि आप हिंदू धर्म को आप उसको सहारा ढाल बना के आप अपना खुद का डिफेंस करें। या दूसरी बात ये कि इसका दूसरा डिफेंस ये कि वो जो अपने जगह हिंदुस्तान का नेशनल बनने की ये बिल्कुल ढोंग कर रही है कि इतनी जो है हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ, हिंदुस्तान का फ्लैग लेके हिंदुस्तान के नारे मारना वगैरह वगैरह, पाकिस्तान मुखालफत बातें करना, पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट जाके बातें करना, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के आगे जाके बातें करना। हिंदुस्तान इतने बेवकूफ थोड़ी है कि इनकी बातों को सीरियस लेते हुए इसको हीरोइन समझेंगे और समझेंगे कि हाँ हमारी ये जो है कोई मलका आ गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके जितनी भी सहूलत करे वो कान खोल के सुन लें कि हिंदुस्तानी ना बेवकूफ है ना पाकिस्तानी बेवकूफ है। आप लोगों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लड़ाने की भरपूर कोशिश की है 1947 से। आपकी ये जो नापाक जितने भी आपके अज़ाइम हैं 1947 से, तो अब इस डिजिटल दौर में अब आप पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हर बंदे के, हर सिटीजन के हाथ में जो सेल फोन है, इसने बड़ा अवेयर किया लोगों को। ये अब समझते हैं कि हम जो है ये जितनी भी नफरतें हैं दोनों तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या जितने भी मामला होते हैं बॉर्डर पर, और ये नफरतें नहीं पैदा कर सकते हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों के दरमियान। हम आपको मुझे यकीनन हिंदुस्तानी सुन रहे होंगे, मैं कंडेम करता हूँ। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका प्रोसेस आगे क्या है सर? देखिए आगे तो मेरा डिफेंस में पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि नहीं, हम आपसे वो नहीं पूछना चाहते
आपसे आप क्या वो इस प्रोसेस के लिए क्या कर रहे हैं? आप पब्लिक मत करो, सिर्फ ये बताओ कि आपका मुद्दा सीमा को लाने का नहीं है। देखिए, इस बात पर भी मैं पब्लिकली बात नहीं करना चाहता कि मेरा मुद्दा सीमा है या नहीं है, मेरा बच्चे हैं या नहीं है। मैं ये इस बात को भी मैं पब्लिक नहीं करना चाहता फिलहाल, क्योंकि मेरी कुछ स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी में जाहिर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तमाम हिंदुस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन के 1 घंटे 1 मिनट के लिए भी हम ऐसे नहीं बैठे हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि गुलाम हैदर ऐसे चुप करके बैठा हुआ है, डॉक्टर रोशन अली अजीम ऐसे चुप करके बैठा हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अप्रोच, हमारी जो लीगल अप्रोच है, जो हमारा लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, उनमें हम एंटर हैं और मामला आगे चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मामला आगे नहीं चल रहे हैं, मामला आगे चल रहे हैं। मैं आप सबको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो बड़े ही तेज हैं, वो बड़े अपने काम करते रहते हैं। वो जाहिर तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता है कि कोई कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो अपना काम करते रहते हैं, वो रिजल्ट देते हैं। हमारा जो सिस्टम होता है वो रिजल्ट देता है, वो शो ऑफ इतना नहीं होता है, रिजल्ट देता है। तो मैं सब हिंदुस्तानियों को बताता चलूं कि रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। आप सबको ये इस बात से अंदाजा लगा ले कि शायद रिंद कैसे मैं सामने लेके आ गया, क्योंकि शायद रिंद का कभी भी तस्करा सीमा हैदर ने नहीं किया, कभी भी गुलाम हैदर साहब ने नहीं किया, कभी किसी ने भी नहीं किया। लेकिन हमने शायद रिंद को बेनकाब करते हुए ये सामने ले आए कि ये जो है इसका सहूलतकार है। तो आपका मेरी बहन ये क्वेश्चन के मामला आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। जी जी जो अगर नेक्स्ट जो पहली तारीख है 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर उस पे एक अच्छी पेशरफ्त आप सबको नजर आएगी। 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर तक काफी बातें जो है लोगों तक मैं खुद ही पब्लिक करूंगा और इंशाल्लाह काफी बातें आगे आप सबके आएगी। महरीन उसके लिए ये है कि डेफिनेटली बच्चे जो है वो बाउंड्रीज से बाहर हैं। इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल लॉ हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, दूसरा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है। एक जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो रन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स हु रिसाइड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो उसका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का एक रूल है जिसको रूल ऑफ रेनवॉय कहा जाता है इंटरनेशनली। अब रूल ऑफ रेनवॉय ये है कि जब भी आप सिटीजन किसी मुल्क के हैं, आप किसी और कंट्री में रहते हैं, तो पहले तो आपको उस कंट्री का ही लॉ अप्लाई होगा। अगर वो लॉ कॉन्फ्लिक्ट में है तो आप जिस कंट्री के सिटीजन हैं तो आप पर ही वो लॉ या आप खुद अप्लाई करना चाहेंगे या आप पर वो इम्पोज किया जाएगा। तो ये रूल ऑफ रेनवॉय में फॉलो करता है। और दूसरी बात ये कि जो गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट है वो भी हमारा वही सेम है और रिट में भी हम जा सकते हैं। हम हिंदुस्तान में पहले तो हमने यहाँ का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया हुआ है हमने, क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना लॉ है और हमारे पास हाई कमीशन हिंदुस्तान की है, हमारी खुद की फॉरेन मिनिस्ट्री है, डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशंस हैं वो हमने इनिशिएट कराने हैं, अभी वो अभी होने वाले हैं इनके दरमियान इस मामले पे। जितना प्रोसीजर है हमने वो अडॉप्ट हमारा हो चुका है, मजीद कुछ आगे बढ़ने वाला है। जैसे वो प्रोसीजर खत्म होगा, वो पाइप में है, तो हम इंडिया मूव करेंगे। इंडिया जब मूव करेंगे तो हम डेफिनेटली वहां जाएंगे, तो वहां का जो प्रोसीजर है हम वो अडॉप्ट करेंगे, तो हमें क्योंकि वो लॉ हमें परमिट करता है। तो इंशाल्लाह हम जरूर हिंदुस्तान जाएंगे। अगर हमें यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम मूव करेंगे वहां।